हेलो एवरीवन। हमारा लोकतंत्र चल रहा था। लोकतंत्र में हमने लोकतंत्र के चारों प्रकार पढ़ लिए थे। आज हम लोकतंत्र के सिद्धांत या दृष्टिकोणों की चर्चा करेंगे। लोकतंत्र के मुख्य रूप से 5 दृष्टिकोण प्रचलित हैं। अब यह दृष्टिकोण अस्तित्व में क्यों आए, कैसे आए, इसकी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो यह दृष्टिकोण इसलिए अस्तित्व में आए कि जो सरकार है, ठीक है, या जो सत्ता है, वह उसका उपभोग कौन करेगा, सत्ता का वास्तविक उपभोक्ता कौन होगा, कौन सा वर्ग होगा, शासक व शासित वर्ग में आपस में संबंध कैसे होंगे, और लोकतंत्र की मूल्य व्यवस्था क्या होनी चाहिए। इन 3-4 चीज़ों को लेके ही लोकतंत्र के जो सिद्धांत या दृष्टिकोण है वो अस्तित्व में आए। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं हम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले तो जो सत्ता है उसका उपभोग कौन करेगा, उपभोग कौन करेगा। इसके बाद शासक व शासित वर्ग के संबंध कैसे होंगे, और लोकतंत्र की मूल्य व्यवस्था क्या होगी। जो लोकतंत्र है उसकी मूल्य व्यवस्था क्या होगी। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन तीनों चीज़ों को कि सत्ता का उपभोग कौन करेगा, शासक व शासित वर्ग के जो आपसी संबंध हैं वो कैसे होने चाहिए, और लोकतंत्र की मूल्य व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। इन बातों को ही ध्यान में रखते हुए लोकतंत्र के कुछ सिद्धांत दिए गए जो इस प्रकार से हैं। पहला है लोकतंत्र का परंपरागत उदारवादी सिद्धांत, दूसरा है लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत, तीसरा है लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय या अभिजन वर्गीय सिद्धांत, चौथा है लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत, और पांचवा है लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत। तो हम यहाँ लोकतंत्र के पांच सिद्धांतों की चर्चा करेंगे। 5 सिद्धांतों की चर्चा करेंगे। वो कौन कौन से है। पहला है परंपरागत उदारवादी सिद्धांत, दूसरा है बहुलवादी सिद्धांत, तीसरा है विशिष्ट वर्गीय या अभिजन वर्गीय सिद्धांत, विशिष्ट वर्गीय या अभिजन वर्गीय, इसको अभिजन वर्गीय भी बोलते हैं। और चौथा है मार्क्सवादी, और पांचवा है समाजवादी। तो हम मोटे मोटे रूप से हम इन पांचों सिद्धांतों का एक एक करके अध्ययन करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि लोकतंत्र के बारे में ये सिद्धांत क्या कहते हैं। तो पहले हम परंपरागत उदारवादी सिद्धांत के बारे में कुछ जान लेते हैं। परंपरागत उदारवादी सिद्धांत क्या है, कैसे कार्य करता है, शासक वर्ग कौन होता है, शासित वर्ग क्या होता है, इसके बारे में मुख्य रूप से जान लेते हैं। तो आइए हम लोकतंत्र का पहला सिद्धांत है परंपरागत उदारवादी सिद्धांत, परंपरागत या उदारवादी सिद्धांत। सबसे पहले तो परंपरागत उदारवादी सिद्धांत प्रचलित कहाँ था, तो यह पश्चिमी जगत में पिछली 3 शताब्दियों से, पिछले लगभग 300 वर्षों से यह प्रचलित था। उदारवादी राजनीतिक चिंतक द्वारा इस सिद्धांत का जन्म हुआ। इसे अक्सर लोकतंत्र का पश्चिमी सिद्धांत अथवा लोकतंत्र का लोकप्रिय सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत को, परंपरागत उदारवादी सिद्धांत को लोकतंत्र का पश्चिमी सिद्धांत
पश्चिमी सिद्धांत या इसे लोकप्रिय सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि लगभग देशों में यह इसी सिद्धांत को लोकतंत्र के इसी सिद्धांत को ज़्यादातर अपनाया गया है, इसलिए लोकतंत्र का लोकप्रिय सिद्धांत भी इसे कहा गया है। इस चीज़ को आप गौर कीजिएगा, याद रखना है कि लोकतंत्र का लोकप्रिय सिद्धांत किस सिद्धांत को कहा जाता है, तो परंपरागत उदारवादी सिद्धांत, जो लगभग 300 वर्षों से पश्चिमी देशों में, पश्चिमी जगत के अंदर प्रचलित है, वही लोकतंत्र का लोकप्रिय सिद्धांत कहलाता है। इस सिद्धांत का समर्थन किन किन लोगों ने किया है, तो उनमें है होब्स, जॉन लॉक, रूसो, जे.एस. मिल, टी.एच. ग्रीन, मॉन्टेस्क्यू, लिंकन, अब्राहम लिंकन है, जेफरसन, हर्बर्ट स्पेंसर आदि ने लोकतंत्र के इस सिद्धांत को प्रमुख रूप से समर्थन किया है, या इस सिद्धांत के प्रमुख विचारक हैं। प्रमुख विचारक कौन कौन से हैं? परंपरागत उदारवादी सिद्धांत के प्रमुख विचारकों में आते हैं होब्स, लॉक, रूसो, मिल, ग्रीन, मॉन्टेस्क्यू, लिंकन, जेफरसन और स्पेंसर। तो आप इन नामों को ध्यान में रखेंगे कि परंपरागत उदारवादी सिद्धांत का प्रमुख विचारक कौन कौन है, तो उनमें प्रमुख रूप से नाम आते हैं होब्स, लॉक, रूसो, जे.एस. मिल, ग्रीन, मॉन्टेस्क्यू, जेफरसन, लिंकन और स्पेंसर आदि विद्वानों के मुख्य रूप से नाम आते हैं। यह परंपरागत उदारवादी सिद्धांत के प्रमुख विचारक रहे हैं। इस सिद्धांत में व्यक्ति के सुख, स्वतंत्रता एवं अधिकार आदि के संदर्भ में लोकतंत्र संबंधी विचार हैं। परंपरागत उदारवादी सिद्धांत में व्यक्ति के सुख, स्वतंत्रता एवं अधिकार के बारे में विचार दिए गए हैं। तो यह मुख्य रूप से व्यक्ति के सुख, स्वतंत्रता और अधिकारों के बारे में है। अधिकारों के बारे में मुख्य रूप से इसमें व्यक्ति को लेकर, व्यक्ति का सुख कैसा होना चाहिए, उसे स्वतंत्रता कैसी मिलनी चाहिए, वह उसके अधिकार कैसे होने चाहिए, इन सब बातों को लेकर ही इस परंपरागत उदारवादी सिद्धांत में बताया गया है। इसके बाद परंपरागत उदारवादी सिद्धांत की कुछ आधारभूत मान्यताएं या विशेषताएं हैं, उनको हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले, यह सिद्धांत व्यक्ति को बुद्धिमान प्राणी मानता है। यह मानता है कि व्यक्ति अपना हित और अहित समझने की क्षमता रखता है। पहली विशेषता क्या है? पहली विशेषता है इस सिद्धांत की कि यह व्यक्ति को बुद्धिमान प्राणी मानता है। व्यक्ति को क्या मानता है? बुद्धिमान प्राणी मानता है। बुद्धिमान प्राणी मानता है, और बुद्धिमान प्राणी अपना हित व अहित अच्छी प्रकार से समझ सकता है। तो पहली विशेषता क्या हुई कि यह व्यक्ति को बुद्धिमान प्राणी मानता है, और बुद्धिमान प्राणी अपना हित और अहित अच्छी तरह से समझ सकता है। दूसरी इसकी विशेषता है, सभी व्यक्ति मूलतः समान हैं। यह सभी व्यक्तियों को आपस में क्या मानता है? समान मानता है। किसी भी प्रकार का भेदभाव यह सिद्धांत या यह जो परंपरागत उदारवादी विचारधारा है, यह किसी भी प्रकार से व्यक्तियों में असमानता नहीं करती, बल्कि समान मानती है। तीसरा है, शासन का गठन उदारवादी व लोकतांत्रिक संविधानवाद के अनुसार होना चाहिए, अर्थात सीमित शासन के सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए। अब तीसरा क्या मानता है कि शासन सीमित होना चाहिए। जो शासक वर्ग है उसको सीमित रूप से अधिकार मिलने चाहिए, किसके? शासन करने के।
शासन करने के जो शासक वर्ग को जो अधिकार दिए गए हैं शासन करने के लिए वो सीमित होने चाहिए। असीमित सत्ता निरंकुश बनाती है शासक को, इसलिए शासक वर्ग के पास जो भी अधिकार हों वो सीमित मात्रा में हों। फिर चौथा देख लेते हैं, शासन सरकार की शक्ति का आधार जनता को मानती है। ठीक है, इसमें जनता को सर्वोपरि माना गया है। आप यह भी याद रखेंगे कि परंपरागत उदारवादी सिद्धांत में शासन की शक्ति में सर्वोपरि किसे माना गया है? जनता को। जनता को सर्वोपरि माना गया है। सरकार से भी ऊंचा स्थान किसे दिया गया है? जनता को, क्योंकि जनता ही इस सिद्धांत के अनुसार जनता ही सरकार को चुनती है और सरकार जनता के अनुसार ही कार्य करती है। शासन के संचालन के निश्चित एवं आधारभूत नियम होने चाहिए, जैसे शासन का संचालन जनता द्वारा किया जाना चाहिए या जनता के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वह ही शासन प्रक्रिया में भाग लेंगे। शासन के गठन एवं संचालन में बहुमत के सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए। बहुमत के सिद्धांत से यहाँ क्या आशय है कि जनता जिन प्रतिनिधियों को चुनती है, अपने प्रतिनिधि चुन के भेजती हैं, उनका बहुमत, जिस भी पार्टी का बहुमत अधिक होगा वही शासन सत्ता का संचालन करेगी। शासन का संचालन कौन करेगा? जिसके पास बहुमत प्राप्त होगा। बिना बहुमत के शासन संचालन नहीं किया जा सकता। शासन को जनता के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। जो शासक वर्ग है वह जनता के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। जनता के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। जनता के प्रति उत्तरदायित्व उसका होना चाहिए। जो भी कार्य करे वह जनता के हित को ध्यान में रखते हुए करे और जनता के प्रति उत्तरदायी, पूर्ण रूप से उत्तरदायी होना चाहिए। और अंतिम बात, शासन का उद्देश्य जनता का हित होना चाहिए। शासन का उद्देश्य जनता का हित होना चाहिए। तो परंपरागत उदारवादी सिद्धांत की कुछ विशेषताएं हैं। पहले तो यह व्यक्ति को बुद्धिमान प्राणी मानती है और व्यक्ति अपना हित और अहित दोनों समझ सकता है। व्यक्तियों में समान रूप से समझा जाना चाहिए, वह व्यक्तियों में समानता की स्थापना की जानी चाहिए। शासन सत्ता या शासक के पास सीमित अधिकार होने चाहिए। जनता को सर्वोपरि माना जाना चाहिए। बहुमत का शासन होना चाहिए। जिसके पास बहुमत होगा शासन संचालन वही करेगा। और शासक जनता के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। शासन का उद्देश्य जनता का हित होना चाहिए। अगली बात, व्यक्ति को नागरिक स्वतंत्रताएं व अधिकार प्राप्त होने चाहिए। इनकी रक्षा के लिए स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना की जानी चाहिए। अब इसमें अगली बात आ जाती है स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना। स्वतंत्र न्यायपालिका मतलब परंपरागत उदारवादी सिद्धांत के अनुसार शासन सत्ता का यह उत्तरदायित्व है कि वह स्वतंत्र न्यायपालिका, मतलब न्यायपालिका ऐसी होनी चाहिए जो किसी के दबाव में, सरकार के दबाव में भी वह कार्य ना करे। इस प्रकार हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता होनी चाहिए। सरकार को जनमत का आदर करना चाहिए। अगली बात, जनमत का आदर करना चाहिए। जनता ने अपना मत जिसे दिया है या बहुमत जिसे प्रदान किया है वह यह ध्यान रखे कि हमें जो जनमत मिला है वह जनमत किस आधार पर मिला है, उसी आधार के ऊपर उन्हें कार्य करना चाहिए। तो यह जनमत का आदर होगा। निश्चित अवधि के बाद चुनाव होने चाहिए। अंतिम बात है, निश्चित अवधि के बाद चुनाव होने चाहिए। मतलब सरकार 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष जितने भी समय के लिए चुनी गई है उसकी निश्चित अवधि होती है। उसके बाद चुनाव आवश्यक रूप से करवाए जाने चाहिए जिससे निष्पक्षता बनी रहे। अब 4 अन्य जो सिद्धांत बचे हैं
वह हम अगले वीडियोज़ में देख लेंगे। वो थोड़े छोटे छोटे हैं। सबसे बड़ा यही था, लोकतंत्र का परंपरागत उदारवादी सिद्धांत। मुख्य रूप से भी यही है और परीक्षा में आने की दृष्टि से भी यह सिद्धांत महत्वपूर्ण है। तो आप इसको, मैं जितना समझा पाया हूँ उतना ठीक है, और आप इसको और अच्छे से तैयार कर लेंगे। इन मोटी मोटी चीज़ें थी, जो मुख्य मुख्य चीज़ें थी वो मैंने बता दी हैं। धन्यवाद।